नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का एक समूह सिंधु जल संधि, यानी कि टॉपिक आपका जो है आज का जो चर्चा में है वो है सिंधु जल संधि। ठीक है, तो सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में दो जल विद्युत परियोजनाओं, कितनी, दो जल विद्युत परियोजनाओं का आकलन करने के लिए भारत आया था। कौन? पाकिस्तान का एक समूह। ठीक है, वर्ष 1960 की संधि के विवाद निपटान तंत्र के तहत 5 वर्ष से अधिक समय में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की जम्मू और कश्मीर की ये पहली यात्रा है। तो समझ गए आपकी चर्चा में क्यों है सिंधु जल समझौता या संधि, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर आया है दो जल विद्युत परियोजनाओं का आकलन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंधु जल संधि या समझौता है क्या। वर्ष 1947 में विभाजन रेखा, दोस्तों आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो इसी समय एक विभाजन रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसका नाम था रेड क्लिफ। तो ये आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा ने भारत और पाकिस्तान के लिए भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करने के अलावा, यानी कि रेड क्लिफ ने न केवल भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया, इसके अलावा सिंधु नदी प्रणाली यानी सिंधु नदी तंत्र को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान अपने सिंचाई ढांचे को चालू रखने के लिए सिंधु नदी बेसिन के जल पर निर्भर थे और इसीलिए समान वितरण की आवश्यकता समझते थे। यानी कि सिंधु नदी जल तंत्र का जो जल है वो चाहते थे कि हमारे यहाँ कृषि से संबंधित सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए एक समझौता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जान लेते हैं और कि सिंधु जल समझौता है क्या। पहली बात तो दोस्तों ये 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। इसमें 6 नदियाँ शामिल हैं। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत 6 नदियाँ शामिल हैं, जिसमें 80% यानी 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और 20% पानी भारत के हिस्से आता है। ठीक है, 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का पानी भारत को मिलता है, यानी कि पूर्वी नदियां भारत को जल प्रदान करती हैं 3, और 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को जल प्रदान करती हैं। और इससे लगभग 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से ले सकता है भारत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 1951 में जल बंटवारे के विवाद की पृष्ठभूमि में दोनों देशों भारत और पाकिस्तान ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक, यहाँ पे थोड़ा विश्व बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है। यहाँ पे DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो 189 सदस्य देश हैं, और इसके CEO यानी कि इसके प्रमुख की बात करेंगे तो अजय बंगा हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। तो ये भी आपको विश्व बैंक के बारे में याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक में आवेदन किया, और अंततः वर्ष 1960, कब, 1960 में
विश्व बैंक द्वारा लगभग 1 दशक तक खोज, बातचीत और प्रस्तावों के बाद भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि यानी WIWT, इसका फुल फॉर्म है इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट, पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था। यानी कि विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के मध्य जो जल बंटवारे को लेकर के विवाद था, उसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका अदा की, यानी मध्यस्थ था विश्व बैंक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। IWT यानी कि इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान के? तो अयूब खान। ठीक है, सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों की अगर हम बात करें तो देखते हैं आगे। सिंधु नदी बेसिन यानी सिंधु नदी तंत्र में 6 प्रमुख नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं। इस चित्र में आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये आपका सिंधु नदी तंत्र है, यह सिंधु बेसिन है आपकी। ठीक है, सिंधु नदी आपकी यहाँ से ये आ रही है और जा कर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख नदी है। इसके अलावा और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, और ये तो दोस्तों इंडस हो गई यानी कि सिंधु नदी। इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये पांचों नदियां मिल कर के अपना जल ले कर के सिंधु नदी में आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इनका दोस्तों क्रम आपको उत्तर से दक्षिण याद रखना है। पहले सिंधु है, फिर झेलम, चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और लास्ट में है सतलज। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस संधि में दोस्तों निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी कैसे साझा किया जाएगा। इसमें 3 पश्चिमी नदियाँ कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया व 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज को अप्रतिबंधित उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया गया। यानी दोस्तों इस चित्र में भी आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के जल का उपयोग पाकिस्तान करता है अधिकतर, और जो रावी, ब्यास और सतलज है, इन 3 नदियों के जल का उपयोग भारत करता है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए रह गया। इसने दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा गठित एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना करने की भी सलाह दी गई या आवश्यकता बताई गई थी। ठीक है, आयोग के कार्यों में नदियों पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, निरंतर सहयोग और संघर्षों के समाधान के लिए पहला पड़ाव के रूप में कार्य करना शामिल है। सिंधु जल संधि में एक तरफा निकास का प्रावधान नहीं है। ठीक है, एक तरफा निकास का प्रावधान नहीं है और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों देश किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत समझौते का अनुसमर्थन नहीं कर देते, तब तक यही समझौता लागू रहेगा। इसके अलावा देख लेते दोस्तों कि IWT यानी इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट के तहत कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनका निरीक्षण किया जाता है।
जैसे पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, ये दोस्तों किशनगंगा नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लोअर कलनई जल विद्युत परियोजना, ये चिनाब नदी पर है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, यह भी किशनगंगा नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। राटल जल विद्युत परियोजना, यह चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि हाल ही में जो सिंधु जल समझौता है वो चर्चा में क्यों है। इसके बाद देखा कि सिंधु जल संधि है क्या। इसके अलावा हमने देखा विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, IWT के बारे में थोड़ा बताया आपको, सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताया जिसमें 6 नदियाँ शामिल हैं, ठीक है। और इन 6 नदियों के 80% जल का जो उपयोग है वो पाकिस्तान करता है, 20% का भारत करता है। इसके अलावा IWT के तहत कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज यहीं तक, ठीक है। और PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।